हेलो ऑल। अब आप देखो, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि देखो, वेरिएशन जब हमने स्टार्ट किया था तो दो चीजों के बीच में हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कोई चीज है जो दूसरे से डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल रहे। मतलब डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक चीज डबल हो गई तो दूसरा चीज का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर आप पेट्रोल डबल क्वांटिटी का फील करोगे तो आपको अमाउंट भी डबल पे करना पड़ेगा। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है कि एक चीज जब इंक्रीज होगा तो दूसरा चीज डिक्रीज होगा। बट व्हेन आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक चीज अगर डबल हो जाता है, एक चीज क्या हो जाता है डबल, तो दूसरी चीज हाफ होगी। पर देखो, दुनिया में हर दो चीजों के बीच में ऐसा जरूरी नहीं है कि चीज डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली भी हो। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल या कुछ सिचुएशन ऐसे रहती है जिसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ ही पार्ट वेरी करता है विथ नंबर ऑफ पीपल और विथ एनी अदर क्वांटिटी। तो वैसे वाले एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, तो वो यहां पे हम सीखेंगे करके। देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे चीजें आसानी से सॉल्व होगी। बट मैं एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं सो दैट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेयर वी विल फाइंड द सिचुएशन ऑफ पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरी। मतलब कुछ पार्ट फिक्स रहेगा, कुछ वेरी करेगा। आप देखो, मैं आपको एकदम कॉमन एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट से, जैसे हमारे यहाँ पे एक संदीप भैया है, ठीक है। वो मेस चलाते हैं, कॉलेज का मेस चलाते हैं, कॉलेज मेस। अब जनरली क्या होता है करके, अब अगर वो मेस चला रहे, तो मैंने आपको ऐसा बताया कि जब संदीप भैया मेस चलाते हैं ना, तो अगर वो 50, उनके पास 50 बोर्डर्स रहते हैं या 50 लोग मेस ज्वाइन करते हैं, 50 पीपल, तो मैं आपको ये बता रहा हूं उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल खर्चा उनको मेस चलाने के लिए आता है, टोटल खर्चा आता है 60,000। कितना आता है? 60,000। अब मैंने क्या बताया कि अब अगर उनके पास लेट से 80 80 लोग, 80 80 नहीं, मैं 100 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं मैं? 100 लोग ले लेता हूं, 100 लोग। वैल्यू स्टैंडर्ड ले रहा हूं सो दैट मैं इजीली आपको कैलकुलेशन भी समझा पाऊं। तो अगर मैं 100 लोग, उनके पास 100 लोग अगर मेस लगाते हैं, तो मैं ये नहीं बोला उनके पास पैसे कितने कलेक्ट होते हैं या मैं ये समझा रहा हूं कि अगर 100 लोगों के लिए अगर उनको मेस चलाना है, मेस कॉलेज का, तो उनका खर्चा आता है 1,10,000। उन्होंने मुझे ऐसा बताया। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर उनको 200 लोगों का मेस चलाना है, कितने लोगों का? 200 लोगों का, तो उन्हें कितना खर्चा आएगा? अब आप क्या बोलोगे? सर देखो, 50 लोग चला रहे थे, 50 लोगों का, तो 60,000 रुपए खर्चा है। अब लोग चार गुना, लोग चार गुना, तो खर्चा भी क्या आना चाहिए? चार गुना। हमारा एक बेसिक दिमाग हमें यही कहेगा ना, अगर 50 की जगह 200 लोग खाएंगे तो खाने के लिए 200, मतलब 4 टाइम ज्यादा क्वांटिटी लगेगा, तो अमाउंट भी 2,40,000 आएगा। पर ये सही नहीं होगा। अब देखो ना, जब नंबर ऑफ पीपल 50 की जगह 100 हो गए थे, तो नंबर ऑफ पीपल डबल थे, तो खर्चा भी डबल हो जाना चाहिए था ना। 60 की जगह 1,20,000 खर्चा होना चाहिए था। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो फिर आप बोलोगे फिर क्या हो रहा है करके, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग ज्यादा खाएंगे खाना, ज्यादा लोग होंगे, तो खर्चा भी तो डबल हो जाना चाहिए। पर लोग क्या कहते हैं, देखो, अब आपको संदीप भैया ये बताएंगे कि देखो, जो मेस का बिजनेस होता है, अब ये दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसा दिया रहता है कि जो मेस चलाने का टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर, वो ऐसी एक लाइन यूज करेंगे आपके सामने कि कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ खर्चा क्या होता है? फिक्स होता है। और कुछ खर्चा जो होता है वो वेरी करता है विथ नंबर ऑफ बोर्डर्स। आप बोलोगे ये कैसे? फिक्स खर्चा क्या होता है? तो मैं आपको बिजनेस मॉडल समझा रहा हूं कि देखो, संदीप भैया जहां पे मेज चला रहे हैं ना, वहां पे उन्होंने एक हॉल भाड़े पे लिया है। अब आप देखो ना, उनके हॉल में 50 लोग आके खाए,
100 लोग खाना खाए या 200 लोग, उससे जिससे उन्होंने रेंट पे लिया, रेंट पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या कहेगा पता है कि भैया हॉल का रेंट हमें फिक्स लगेगा। तो देखो उनके पास एक बच्चा भी खाने आएगा तो जो हॉल का भाड़ा है वो उनको पूरा भरना पड़ेगा। सो देखो कुछ खर्चा हमेशा फिक्स रहेगा, कुछ खर्चा क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। और फिर जो बचा खर्चा रहेगा, अब हम ये बोल सकते हैं ना, एक लड़का अगर 5 रोटी खाएगा तो 2 लोग 10 रोटी खाएंगे, तो नंबर ऑफ लोग जो रहेंगे उनके साथ कुछ बचा हुआ खर्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खर्चा। तो 50 की जगह अगर 100 लोग खाएंगे तो सब्जी या इसमें डबल खर्चा होगा, पर हॉल का भाड़ा क्या होगा, 50 लोग आएंगे तब भी भैया का हॉल चलने वाला है, और 100 लोग आएंगे तब भी उतना ही भाड़ा देना है। तो फिक्स वाला क्या रहता है, एडजस्टेड रहता है। तो अब क्या होता है करके, अब ये समझो कि कभी भी, अब ये पार्टली फिक्स और पार्टली वेरी करने का अभी आपको समझ में आ गया। देखो अब ये यहां पे मैंने वैल्यू इतनी इजी ली है ना कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली, कि मैं ये बोलता हूं कि 50, पर मैं ये बोल रहा हूं कि अब फॉर्मूला मैथमेटिकली समझा जाता हूं। मैं कभी कभार डाइग्रेस हो जाता हूं तो पीपल डोंट लाइक दिस, तो मैं ये बोलता हूं कि डायरेक्ट मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है यही समझा देता हूं। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि देखो जो टोटल, टोटल हमेशा आपको क्या रहेगा, अभी इस एग्जांपल में एक्सपेंडिचर है, अगले एग्जांपल में हो सकता है कलेक्शन हो सकता है पैसे का, या अगले इसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल अर्निंग, टोटल स्पेंडिंग, ऐसा कुछ भी होगा। हमेशा देखना कोई जो टोटल अमाउंट है हमेशा वो डिपेंड रहेगी, ये टाइप के सवाल में कुछ फिक्स पार्ट पे डिपेंड रहेगी, आपका फिक्स खर्चा आएगा, और आपको क्या कहेंगे करके, आपका टोटल खर्चा जो है उसमें कुछ पार्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ लोगों से, नंबर ऑफ लोगों से, नंबर ऑफ आर से, या किसी भी चीज से। तो देखो अब आपको मुझे पता है अगर टोटल खर्चा का कुछ पार्ट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोगों से, तो मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है तो k इंटू एन लिख दो। k क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मैं सीधा फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, तो यहां पे प्लस क्या आएगा, k इंटू एन आएगा। अब आप बोलोगे k क्या है, मैं आता हूं आपको समझ में आएगा। तो देखो टोटल, टोटल अमाउंट या टोटल खर्चा जो भी रहेगा इसका हमेशा फॉर्मूला बनेगा, फिक्स वैल्यू कुछ तो भी खर्चा आएगा, उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, और k जो है वो एक तरीके से हर बच्चे के पीछे कितना खर्चा आएगा इंटू नंबर ऑफ लोग, n का वैल्यू रहेगा। ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला जो ये टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से जा रहा हूं, मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब आपको डेटा दिया होगा इस सवाल में जैसे दिया है वैसा। पहले उन्होंने क्या बोला, एक इंसान को खर्चा कितना आ रहा है बिजनेस चलाने के लिए, 60,000 रुपए, तो ये आपको क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर 60,000 रुपए। अब आपको पता है क्या, फिक्स हॉल का भाड़ा कितना है, रेंट कितना है, नहीं पता, तो एफ को एज इट इज रखना, रख दो एज इट इज, डोंट वरी। फिर आपको पता है क्या, जो एक के होता है ना, देखो अभी पहले नंबर ऑफ लोग कितने थे, 50, तो ये होगा आपका एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 50 इंटू के। देखो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आपका एफ फिक्स वैल्यू है, लेट से 10,000 रुपए रेंट है, मैं बता दे रहा हूं रेंट कितना है, मुझे वैल्यू मैंने खुद सेट की थी ना, 10,000 रुपए फिक्स हॉल का भाड़ा है, और 50 लोग खाना खाने आ रहे हैं, कि अब देखो हर आदमी के रुपए का खर्चा आएगा, मैं बोलता हूं 1,000 रुपए हर आदमी के पीछे सब्जी लाने में, खाना बनाने में, इन सब में जाता है, तो 1,000 रुपए हर आदमी का खर्चा है, तो 50 लोगों का खर्चा कितना आएगा, 50,000 रुपीज ये वाला खर्चा होगा, और 10,000 रुपए हॉल का भाड़ा। तो देखो ये मिलके ही आपका क्या हो रहा है, 60,000। पर देखो ना ये तो मैंने आपको बताया ना, 10,000 रुपए हॉल का भाड़ा था, पर प्लेट कितना था, 1,000 रुपए पर प्लेट था, मेस का एक बच्चे का पर प्लेट खाने पे 1,000 रुपए खर्चा होता है, तो ये वाला आपको निकालना रहता है। तो देखो ये फिक्स भाड़ा आपको दिया नहीं है, और पर प्लेट का खर्चा कितना है के वो नहीं पता, तो ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। देखो आपको पता है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एफ और के का वैल्यू निकालना है। दो वेरिएबल है, किसी भी दुनिया में दो वेरिएबल अगर है
तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उनका वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो आपको और एक डेटा सेट गिवन है, उन्होंने आपको बताया कि 1,10,000 रुपए खर्चा आता है, 1,10,000। देखो आपको ये टोटल की जगह आपको पुट करना है यहां पे, बराबर है। तो अब मैं ये कहूंगा करके आपको बता रहा हूं, तब मेरा फिक्स खर्चा एफ ही होगा, और पर प्लेट अगर मैं के रुपए के हिसाब से पकड़ू तो 100 लोगों का खर्चा आएगा 100 इंटू के, और वो बराबर हो जाएगा 1,10,000 के बराबर। ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड इक्वेशन। मतलब हर बार आपका सवाल ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। बराबर आप समझना, आपको पहले एक टोटल खर्चा दिया होगा 60,000 रुपए, तब आपको समझ में आ रहा है कि फिक्स खर्चा प्लस पर प्लेट का जो भी प्राइस है इंटू 50 लोग जो भी खाएंगे वो होगा टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर। अगली बार फिर से आपको बोलेंगे 1,10,000 खर्चा आता है जब 100 लोग मेस लगाते हैं, तो मैं अगेन बोलूंगा हॉल का फिक्स भाड़ा जो उसका खर्चा है वो है, प्लस पर प्लेट का भाव है के, और 100 लोग खाएंगे तो उतना एडअप करके 1,10,000 के बराबर होगा। इतना डेटा आपको दिया होगा, और फिर आपको मांगा क्या है, जब नंबर ऑफ लोग अगर 200 रहेंगे तो आपको कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा। तो देखो अगर मेरे पास मुझे हॉल का भाड़ा मिल जाए एफ का वैल्यू, और मुझे पर प्लेट का प्राइस पता चल जाए के का वैल्यू, तो बस मैं यहां पे पुट कर लूंगा फॉर्मूले में एंड आई विल गेट द आंसर। अब आपको भी पता है व्हेन आई हैव टू इक्वेशन, एंड मैंने हमेशा कहा है दो इक्वेशन दो कांस्टेंट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। हमने स्कूल टाइम में ये पढ़ा ही था करके, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल रहते हैं, एक समय पे हम दो वेरिएबल को संभाल नहीं सकते, एक समय पे एक को ही। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करूंगा, देखो इसमें और इसमें, तो दोनों में देखो f कॉमन है, तो देखो जब मैं माइनस करूंगा, होप आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते आता है, f कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर रहा हूं क्योंकि इधर देखो, इधर बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना आसान होगा। तो इधर लेफ्ट साइड में 1,10,000 में से 60,000 माइनस करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 50,000। और इधर देखो 100 टाइम के में से जब ये 150 टाइम के माइनस होगा तो यहां पे बचेगा 50 के। एफ को एलिमिनेट कर दिया तो बस अब के बचा है, 50 से इधर डिवाइड करूंगा तो डिवीजन जाएगा 1000 का। देखो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि वैल्यू मैंने के का क्या लिया है समझाने के लिए, पर अगली बार आपको ये खुद निकालना पड़ता है। देखो यहां से मुझे क्या निकल गया कि के का वैल्यू आया 1000। के का वैल्यू 1000 मतलब क्या है, एक बच्चे के पीछे 1,000 रुपए मेरा मेस में खर्चा होता है, बराबर है। अभी भी देखो ना एफ का वैल्यू निकलने का बाकी है। हम फिर क्या करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में कि अगर मेरे पास के का वैल्यू निकल गया तो कोई भी ओरिजिनल इक्वेशन में एक जगह इसको पुट कीजिए, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि के का वैल्यू अगर 50 है तो 1000 है, तो 50 इंटू 1000 कितना होगा, यहाँ पे 50,000 मेरा खर्चा होगा सब्जी के खर्चे के लिए, और एफ का वैल्यू कितना होगा अगर इस साइड में 60,000 है, तो देखो ये इधर जाके माइनस होगा और एफ का वैल्यू कितना आएगा 10,000। तो देखो आपका काम क्या रहता है, ऐसे एफ और के का वैल्यू निकालना। ये हुआ आधा सवाल सॉल्व। एक बार ये सॉल्व हो गया करके तो बस देखो आपका फॉर्मूला क्या था, टोटल खर्चा हमेशा जो होता है वो होता है कुछ फिक्स खर्चा प्लस कुछ जो नंबर ऑफ प्लेट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें मुझे एफ का वैल्यू मिला है कि अगर मुझे कभी भी मेष चलाना है संदीप भैया को तो 10,000 रुपए उनका फिक्स खर्चा है, और 1,000 रुपए पर प्लेट के हिसाब से जितने भी लोग होंगे एन, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन एक तरीके से। मतलब अब बस आप बताओ कितने नंबर ऑफ लोग हैं, मैं आपको खर्चा बता दूंगा। ऐसा आपको फॉर्मूला बनाना पड़ता है, या मैं बोलूंगा करके एक इक्वेशन क्रिएट करना पड़ता है। अब आप देखो उन्होंने क्या कहा था, अगर नंबर ऑफ लोग 200 होंगे, 200 तो खर्चा कितना आएगा, 1,000 रुपए पर बच्चे का खर्चा इंटू 200, ये हो जाएगा 2 लाख, और 10,000 हॉल का रेंट है, तो टोटल खर्चा होगा मेरा 2,10,000। ये समझ में आया, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सिस्टम फिक्स है, मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम आपको लेके दिखाता हूं,
तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। होप गाइस आपको समझा है। मैं चाहूं तो इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकता हूं करके। कैसे? तो अब मैं बोलता हूं कि देखो मैंने क्या कहा था, संदीप भैया का खर्चा आता है 60,000 रुपए। जब संदीप भैया 50 लोगों का मेस चलाते हैं, एन का वैल्यू 50 दिया है, तब टोटल खर्चा 60,000 का। अब इन्होंने बोला अगर 50 की जगह 100 लोग अगर आ गए ना मेस में, तो खर्चा बढ़ जाता है 1,10,000। और संदीप भैया ने बताया था कि कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ नंबर ऑफ लोगों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं ये सोचूंगा, जब संदीप भैया 50 लोगों की मेज चला रहे थे, तो उन्हें खर्चा आ रहा था 60,000 रुपए। अब अगर वो 100 लोगों की मेज चला रहे हैं, तो उनको 1,10,000 खर्चा आ रहा है। इधर 50 लोग बढ़ गए, तो खर्चा बढ़ गया 50,000 से। अब मैं संदीप भैया को ये पूछ रहा हूं कि संदीप भैया ये जो 50 लोग बढ़ गए, तो ये 50,000 रुपए खर्चा क्यों बढ़ा? हॉल का भाड़ा तो फिक्स है ना हमारा। वो बोलेंगे वो 50 बच्चे के पीछे मेरा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा गया, क्योंकि उनका पर प्लेट खाने का भाव है ना। तो मैं क्या कहूंगा, 50 बच्चों का अगर 50,000 रुपए खाने पे जा रहा है, तो हर बच्चे का जाएगा 1,000 रुपए। फिर मैं संदीप भैया को बोलूंगा कि जब हम 50 लोगों की मेज चला रहे थे, तब 60,000 रुपए खर्चा आ रहा था। तो इसमें 1,000 रुपए के हिसाब से 50 बच्चों का खाने का ही 50,000 हो गया। तो बच्चे 10,000 रुपए किस पे जा रहा है? हॉल रेंट पे। पर देखो ये इतना ओरली हो रहा है ना, कि हर बार हिसाब करना आसान नहीं होगा। तो ये सिस्टमैटिक फॉर्मूले में लिखने का ये तरीका है। तो ये रेडीमेड एक फॉर्मूला है। आपको हर बार क्या करेंगे, पहले N1 का एक वैल्यू देंगे, तब आपको टोटल खर्चा बताएंगे T1। फिर N1 का वैल्यू की जगह आपको देंगे N2, नंबर ऑफ लोग अलग देंगे, तब टोटल खर्चा आपको दे देंगे T2। तो फिर अगली बार वो आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ लोग अगर चेंज हो गए N3, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। दो इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो आपको दो इक्वेशन का डेटा गिवन होगा, उससे दो इक्वेशन आपको बनाने हैं, सॉल्व करना है। फिर इक्वेशन का एक फॉर्मूला बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू एफ प्लस के एन है। f का वैल्यू फिक्स मैंने पुट कर लिया यहाँ पे, k का वैल्यू पुट कर लिया, n का वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो उस हिसाब से पुट करके आपको आंसर निकालना है। होप स्टूडेंट ये आपको समझा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं 2 से 3, ऐसे ही सेम करके, थोड़ा थोड़ा बस ट्विक होगा क्वेश्चन, पर आपका होल्ड अच्छे से आ जाएगा। जो स्टेप है ना, स्टेप वो एक तरीके से आपको मेमोराइज हो जाएंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। होप क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूं, आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए। होप आपको ये पार्ट समझा है यहां तक का। अब देखो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जा रहा हूं, तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम्पल कैसे दिखते हैं करके। ओके, यहां तक हम हुए थे। अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इजी है। देखो अभी क्या है, अ बुक राइटर गेट्स अ फिक्स अमाउंट फॉर हिज बुक अपार्ट फ्रॉम ऑप्ट रॉयल्टी ही गेट्स पर बुक सोल्ड। अब देखो इस लाइन का मीनिंग समझो, कि जो लोग बुक लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत, तो उनको कैसा रहता है ना, कि बुक लिखने का कैसा रहता है, अगर मैं बुक लिख रहा हूं, तो मुझे लोग क्या कहते हैं, मेरे पास आते हैं कि सर आप बुक लिखिए करके। और जनरली क्या होता है, एक बुक अगर सेल होता है, तो उसका रॉयल्टी मिलता है, कि जब भी एक बुक सेल होगा, उसके 10 रुपए आपको दिए जाएंगे या 20 रुपए दिए जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दी ऑथर। चेतन भगत की बुक ज्यादा बिकती है, तो उनका वो तो परसेंटेज शेयर में लेते हैं करके। बट ठीक है, नॉर्मल वाले का बता रहा हूं मैं। जनरली ऐसा होता है कि एक बुक बिकेगा तो 20 रुपए मिलेगा करके, वो क्वार्टरली वो हिसाब कर लेते वो लोग करके। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बुक राइटर हूं, आप पब्लिकेशन हो, आप तो बहुत पैसे कमाओगे करके, आपके तो 100 बुक बिकते हैं। अगर मैं बुक लिखने के लिए बैठू, तो बुक बेचने का काम तो आपका है ना, मुझे कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, कम से कम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो देखो बुक राइटर को फॉर्मूला क्या ऑफर होता है, कि जो टोटल उसका इनकम होगा, देखो बुक राइटर गेट्स अ फिक्स अमाउंट, टोटल बुक राइटर को क्या बोला जाता है, कि देखो आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे, बुक बिके ना बिके, 3-4 महीने तो लगते हैं बुक लिखने के लिए, आप फेमस भी हो और आपकी बुक नहीं बिकेगी ऐसा ना होगा, तो हम आपको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे, बुक बिके ना बिके, एफ रुपीज आपको फिक्स देंगे, प्लस नंबर ऑफ बुक्स जितने भी बिकेंगे, लेट से एन बिका, तो जो भी हमारा पर बुक का भाव है के रुपए, उससे मल्टीप्लाई करके आपको पैसा दे देंगे।
पकड़ के चलो, लेट से मैंने बोला कि मैं एक बुक लिखना चाहता हूं, अपनी जीवन कथा, मतलब मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो मैं ये कहूंगा करके कि 1 लाख रुपए मुझे ऑफर कर दिया फिक्स, और मेरे बुक बिक गए 500 किताबें, और उन्होंने बोला था 10 रुपए पर बुक के हिसाब से दूंगा। तो 500 किताब इंटू 10, तो ये हो जाएंगे 5,000 रुपए, और ये 1 लाख रुपए जो मेरा फिक्स था, तो मुझे कितनी कमाई होगी? 1,05,000 रुपए। समझ में आया? पर अब इस सवाल में बस इन्होंने इक्वेशन दिया है, ये बात समझाने के लिए आपको। अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे वर्क करता है, ये देना ही पड़ता है उनको, बिकॉज दे नीड टू टेल ना एक बुक राइटर कैसे कमाता है। तो उन्होंने बताया, अ बुक राइटर गेट्स अ फिक्स अमाउंट प्लस फॉर हिज बुक अपार्ट फ्रॉम द ऑप्ट रॉयल्टी ही गेट्स पर बुक सोल्ड। तो ये के एक तरीके से एक बुक का कितना पैसा मिलता है इनटू नंबर ऑफ बुक जितने सेल होते हैं। ये फॉर्मूला फिक्स रहता है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं, साथ में उसकी समझ कैरी करने की कोशिश दे रही की कोशिश कर रहा हूं एक तरीके से। अब इन्होंने एक कहानी बताई, एक बुक ऑथर की। ही गेट्स 46,000, देखो एक बुक राइटर को कितना मिलता है? 46,000 मिलता है, एंड ₹66,000। ठीक है, एक लाइन मैंने एक लाइन में पढ़ना चाहिए। he gets ₹46,000 and 66,000 for 2,000 and 3,000 books sold respectively। ये कहते हैं एक ऑथर को 46,000 मिलता है, कब? जब उसकी किताबें, एन का वैल्यू कितना दिया है, जब किताबें 2,000 बिकती है। और वही अगर किताबें 3,000 बिक गई ना, तो उसको कितना मिलता है? 66,000। तो देखो, एफ और के हमें पता नहीं रहता है, बराबर है? तो ये दोनों जगह ऐसा लिखा जाएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो कांस्टेंट है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूं मैं, क्योंकि आसानी जाएगी मुझे माइनस करने में। अब इसमें से ये जब माइनस करूंगा 66,000 में से 46,000, तो इधर बचेगा 20,000। इधर देखो, एफ में से एफ हमेशा कैंसिल होगा, क्योंकि उस 46,000 और इस 66,000 में वो फिक्स अमाउंट तो दोनों में रहने वाला है। इधर 3,000 के में से जब 2,000 के माइनस करूंगा, यहां पे बचेगा 1,000 के। देखो फिर से वैसा ही होगा, फिर आपको मिलेगा के का वैल्यू। के का वैल्यू 20 आने का मीनिंग क्या है? जब भी ये बुक बिकेगा, उसको 20 रुपए मिलता है एक बुक का। तो एन बुक बिकेंगे तो 20 एन, पर अभी भी बस के का वैल्यू निकला है। के के बाद एफ कहां से निकालते हैं? दोज हु आर नॉट नेटिव मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, जिनका नहीं है, सो उनको पता नहीं था एफ कैसे निकलेगा। देखो, ये जो वैल्यू आता है वो दोनों में से दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। तो के का वैल्यू अगर मैंने 20 इस इक्वेशन में पुट किया, तो मीनिंग क्या होगा? जब मेरे 2,000 किताबें बिक रही थी, तब मुझे एक किताब का 20 रुपए दिया जा रहा था। तो यहां पे के का वैल्यू पुट करो, तो 20 इंटू 2,000 प्लस एफ इज इक्वल टू इस साइड में 46,000 है। पर आप समझ के भी कर सकते हो कि 20 रुपए के हिसाब से अगर मेरे 2,000 किताबें जब बिक रही थी, तो 40,000 रुपए तो मुझे किताब का रॉयल्टी आ रहा था। नहीं, बट टोटल पैसा तो मेरे पास 46,000 आ रहा था ना। तो ये एक्स्ट्रा 6,000 कहां से आ रहे थे? इट इज द फिक्स अमाउंट ऑफर्स टू यू। देखो इधर 40,000 माइनस हो गया इधर जाके, तो एफ का वैल्यू आएगा 6। ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। साथ में मैं समझ भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मेरा 20 रुपए एक किताब का भाव फिक्स है, तो 2,000 के मेरे 40,000 तो वहीं पे हो गए। तो 46,000 में से 40,000 मेरी रॉयल्टी है, तो 6,000 फिक्स वाला अमाउंट है। देखो एफ निकल गया, के निकल गया। अब आपका सेकंड टास्क क्या है? ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ना, ओरिजिनल फॉर्मूला, इसके अंदर एफ और के का वैल्यू निकाल के टी और एन का एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो भी टोटल खर्चा एक को, टोटल पैसा इस इंसान को मिलता है, वो ऐसा मिलता है 6,000 रुपए फिक्स प्लस 20 रुपए जितने किताब बिकेंगे उससे मल्टीप्लाई करके। आ गया? अब सवाल इन्होंने पूछा, फाइंड हिज इनकम पर बुक व्हेन 6,000 बुक्स आर सोल्ड। देखो इस सवाल में पर बुक के पीछे कमाई मांगी है, बट मैं बताऊं ना पहले पैसा कितना आता है। अब मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। देखो, अगर उसकी किताबें कितनी बिक रही? 6,000। तो देखो 6,000 इंटू 20 करो, ये कितना होगा? ये हो जाएगा 1,20,000, और प्लस 6,000 उसको फिक्स मिलता ही मिलता है।
तो इसकी टोटल कमाई हो जाएगी 1,26,000, 1,26,000। तो पता है लोग जोश में क्या कर देते हैं, ऑप्शन 2 टिक कर देते हैं। हैंग ऑन, इन्होंने क्या मांगा है, एक बुक के पीछे कमाई कितनी है। देखो जब 6,000 बुक बिक रही है तो सीधा सीधा है उसको 1,26,000 आ रहा है 6,000 बुक बेचने के बाद। तो 6,000 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करो तो आंसर आएगा यहां पे, आंसर आएगा यहां पे 126 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा 21। देखो 21 रुपए। तो आंसर नॉन ऑफ दिस टिक होना चाहिए। सवाल समझो, देखो आप बेग पार्डन, ओके, बट होप आपको ये समझ में आया होगा कि पर बुक निकालना है। क्यों, आप सोचो ना, पर बुक तो आपको रॉयल्टी 20 रुपए मिल रही थी और फिक्स आपको जो 6,000 रुपए मिल रहा था, उसमें आप ये कह सकते हो कि हर किताब के पीछे आपका 1-1 रुपया जाएगा जब आप 6,000 बुक बेच रहे हो। तो हर बुक का ऑन एन एवरेज 21 रुपए आपको मिलेगा करके। क्लियर है? सो 1,26,000 टिक मत करना बिकॉज दैट इज टोटल अमाउंट दैट यू विल रिसीव। बट इफ यू हैव टू कैलकुलेट पर बुक, then you have to divide by number of book because you are receiving a 1,26,000 for 6,000 books. So the income per book will become 21 rupees and not 1,26,000. Okay. Moving to the next example. अगेन देखो ये भी सेम पिछले एग्जाम्पल जैसा ही वैल्यू है। दो दो एग्जाम्पल इसलिए रखे हैं कि वो रहता ना कि देखो ये पार्ट 10 तक के सिलेबस में नहीं होता है, तो आपको फॉर्मूला एकदम फिक्स हो जाए आपके दिमाग में, इसलिए दो एग्जाम्पल रखे सो दैट आपके दिमाग में वो सिस्टम आ जाए। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना कि ये किस कैटेगरी का है, तो आपको पहले समझ में आएगा लाइन पढ़ के कि पार्टली फिक्स और पार्टली वेरी का है, फिर वो फॉर्मूला लिखना है, तब जाके लिखना है। क्वेश्चन सेज अ चार्ज फॉर ग्राफिक्स डिजाइनर आर पार्शियली फिक्स एंड पार्शियली वेरी विद द नंबर ऑफ आवर्स। देखो अगेन जो ग्राफिक्स डिजाइनर का टोटल खर्चा जो आता है, अगर आप किसी को हायर करते हो तो उनका एक फिक्स रेट रहता है प्लस नंबर ऑफ आर के हिसाब से वो आपको चार्ज करते हैं। जैसे को जनरली अगर आप किसी को विजिट पे बुलाओगे, टेक्नीशियन हो या ग्राफिक डिजाइन, तो उसका आने जाने में उतना खर्चा आता है कि आप 1 घंटे का काम दो या 10 घंटे का, फिर वो पर आवर के बेसिस पे आपको चार्ज करेगा। ऐसा डिजाइनर लोगों का चलता है। अब इन्होंने बोला है द चार्ज इज ₹550। देखो उन्होंने टोटल खर्चा कितना बताया, 550। अगर आप उसको 4 आवर्स के लिए हायर करते हो तो देखो फिक्स खर्चा कुछ तो भी होगा और उसका पर आवर बेसिस इंटू 4 करके वो आपको 550 का बिल दे देगा। पर वो क्या बोल रहा है पता है, आपको 300 रुपए खर्चा आएगा अगर आप 2 घंटे के लिए हायर करते हो, तो 2 घंटे का पर आवर बेसिस के रुपीज चार्ज है, तो यहाँ पे फिक्स। पर आप समझो, देखो आप मीनिंग समझो, 2 घंटे के जगह अगर 4 घंटा हायर किया तो खर्चा देखो ना 300 की जगह 600 नहीं हुआ, खर्चा अभी 50 रुपए कम है। तो देखो ये देख के भी आपको समझ में आ रहा है, अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ना, नंबर ऑफ आवर्स डबल तो खर्चा भी डबल आता था। तो बस मतलब मैं समझ की बात कर रहा हूं, वरना सॉल्व ही करना है। अगेन देखो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करो, माइनस करो, 550 माइनस 300 ये होगा 250। एफ विल गेट कैंसल, 4k में से 2k गया विल गेट 2k। सो k का वैल्यू आएगा 125। तो ये k क्या होता है, मतलब इनका कहना है हर घंटे का मैं 125 रुपए चार्ज करूंगा। और फिक्स भाड़ा किसका लेता है रे तू, मैं बोलूंगा तो वो ये बोलेगा ये कंप्यूटर का खर्चा आता है ना, कंप्यूटर लाइट बिल का, वो अलग आता है ऐसा। तो ये के आपको पुट करना है दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो 300 इज इक्वल्स टू एफ प्लस के का वैल्यू है 125 इंटू 2। देखो 125 रुपए 1 घंटे का, तो 2 घंटे का 250 रुपए होगा, पर वो तो मुझसे 300 रुपए चार्ज कर रहा है, तो मतलब वो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा ऊपर में चार्ज हो रहा है वो फिक्स भाड़ा है उसके कंप्यूटर का चार्ज यूज करने का। क्लियर है जी? अब आपके पास आ गया किसी भी डिजाइनर को अगर आपको चार्ज मतलब हायर करना है तो 50 रुपए फिक्स लेता है एफ का वैल्यू, और के का वैल्यू कितना दिया है 125 रुपए के हिसाब से। आप बताओ कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए आपको काम है। आप देखो ना, उसने बोला है मुझे बस 1 घंटे के लिए हायर करना है, तो 50 रुपए पहले वो आपको कंप्यूटर के चार्ज लेगा,
और 125 रुपीज के हिसाब से 1 आवर का, तो ये आएगा आपका टोटल खर्चा 175। होप स्टूडेंट आपको ये समझा है और इसमें कोई इश्यू नहीं है करके आपको बता रहा हूं, क्लियर है 175। और देखो एक ही फॉर्मूला एक ही तरीके से 2-3 बार सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज समझ में आई होगी। और याद रखना ये फॉर्मूला हमेशा रहता है, टोटल जो भी अमाउंट खर्चा इनकम जो भी है वो रहेगा फिक्स प्लस के इंटू एन। टोटल इज इक्वल टू फिक्स प्लस के इंटू एन। क्लियर है? मैं ऐसे एम्फेसिस इसलिए करता हूं कि आगे फिर से मैं वापस उसको कनेक्ट कर पाऊं कि आपका ध्यान नहीं था यहाँ पे करके। आगे देखना, आगे वाले एग्जांपल में आपका हो सकता है ध्यान हो, पर अगले एग्जांपल में मुझे समझाना है। और एक एग्जांपल बस एंड डन। बस एक ही वीडियो में मैं सारा कवर कर देता हूं, पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरी को। ये थोड़ा डिफिकल्ट है अगला वाला, डिफिकल्ट नहीं पर समझ में आ गया तो चीजें आसान है। देखो, इन अ कॉलोनी द एक्सपेंस फॉर योगा क्लासेस, देखो एक मैडम है जो योगा क्लासेस चलाती है कॉलोनी में। उन्होंने कहा कि द एक्सपेंस फॉर योगा क्लासेस, जो खर्चा आता है ना योगा क्लासेस के लिए, आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मेंबर्स। इनका कहना है कि योगा का जो खर्चा आता है, देखो एक्सपेंस ही बताया ना, एक्सपेंस एक तरीके से टोटल ही खर्चा हो गया करके, कितना खर्चा आता है उनको टोटल। तो उन्होंने बोला देखो कुछ कुछ फिक्स रहता है और कुछ वेरी करता है नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ। डायरेक्टली वेरी करता है, ज्यादा लोग तो ज्यादा खर्चा। मतलब जैसे उन्होंने सोसाइटी में आपके हॉल रेंट पे लिया होगा तो उसका रेंट उसको देना ही देना है फिक्स। और अगर आप लोग वहां पे आएंगे तो आपके लिए मैट खरीदना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा आपको करके, आपको थोड़े थोड़े समय के बाद आपको ट्रेनिंग करने के लिए आपको मुझे नंबर ऑफ लोगों को भी हायर करना पड़ेगा। सो काइंड ऑफ हर आदमी के पीछे अगर मैं एक आदमी लगा दूं तो उनका भी तो पैसा खर्चा होगा। जैसा भी हमें क्या करना है, हम वैसे भी योगा कहाँ जाते हैं, मैं तो नहीं जाता हूँ करके तो मेरी बता रहा हूँ करके। तो मैं बस ज्यादा नहीं समझना है, बस टोटल खर्चा जो है फिक्स प्लस के इंटू एन आता है। अब देखो दीदी ने क्या बताया, जब उनके पास नंबर ऑफ लोग कितने थे, N1 का वैल्यू दिया है देखो 50 मेंबर, तब उन्होंने बोला है ईच मेंबर हैज टू बेयर $110 पर मंथ। $110 पर मंथ, ठीक है। खर्चा दिया आपको ये वाला कि एक आदमी कितना देगा, 110। इफ देर आर 30 मोर मेंबर, मतलब नंबर ऑफ लोग अगर मुझे मेरे पास अगर ज्वाइन करते और 30 ज्यादा करते, मतलब 80 लोग, सो इनका कहना है ईच मेंबर हैज टू बेयर $80 पर मंथ। अच्छा ठीक है, देखो N1 दिया है तब इतना खर्चा आ रहा था, कुछ तो भी ऐसा बताया, N2 दिया है तो इतना आ रहा था। अब इन्होंने बोला है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर है, इस बार N का वैल्यू मांगा है, चलेगा। अगर इनका कहना है कि हर एक मेंबर $130 पे कर रहा है, $130 पर मेंबर पे हो रहा है अगर, तो N का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, इस बार इधर का पुट करके इधर निकालना है। अब सबसे क्लासिक एरर क्या होता है लोगों का, लोग क्या कहते हैं, पुट करो सर जी, यहां पे पुट करो, देखो यहां पे पुट कीजिए N का वैल्यू 50, तब K मल्टीप्लाई होगा, F का वैल्यू है और यहां पे आएगा 110, बराबर है। F का वैल्यू जो भी होगा K, आपने बताया था 30 मोर, मैं देखो यहाँ पे फंसा नहीं, 30 मोर बोला तो 50 की जगह 80 लिखा, स्मार्टनेस दिखाया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये 80 आया, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 80 आया। तो फिर से F और K निकालो और सॉल्व करो। आप ये दो इक्वेशन एक बार सॉल्व करना जरूर, आपको समझ में आएगा कि K का वैल्यू निगेटिव में जाएगा। क्योंकि देखो ना, पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करो तो इधर साइड में आएगा 110 माइनस 80 आ जाएगा 30, और इधर F कैंसिल होगा, इधर F कैंसिल हो जाएगा, और 50K में से 80K माइनस किया तो -30K आएगा, और K का वैल्यू आएगा -1। तो एक आदमी पे खर्चा आता है ₹1 निगेटिव में। ये कैसा बिजनेस है करके। अब लोग बोलेंगे कुछ तो गलत हुआ, क्या गलत हुआ मुझे ये नहीं समझा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो ये होता है टोटल खर्चा कितना है, बराबर है। इस दीदी ने, या यहाँ पे ये जो दीदी जो चला रही थी योगा क्लासेस, उन्होंने आपको क्या बताया कि जब 50 लोग आते हैं ना ज्वाइन करने के लिए, तो $110
खर्चा आता है एक आदमी के पीछे। एक आदमी का बताया, टोटल खर्चा नहीं बताया। जब 80 लोग आएंगे, आप खुद सोचिए ना, अगर नंबर ऑफ लोग बढ़ गए तो खर्चा तो बढ़ना चाहिए ना, खर्चा कम हो गया, कम नहीं हुआ है, ये पर हेड खर्चा कम हुआ। क्योंकि आप सोचो ना कि हॉल का भाड़ा तो उतना ही जाना है, ज्यादा लोग आएंगे तो हॉल का रेंट पर हेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा और ज्यादा, ऐसा बोलना है। तो आप ये समझो कि ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है, पर हेड नहीं रहता है। आपको बराबर समझ के लिखना है। देखो एन का वैल्यू 50 बराबर लिखा, पर टोटल खर्चा 110 नहीं है। 110 इनका ये कहना है कि अगर 50 लोगों के लिए योगा क्लासेस चलाते हैं ना, तो हर आदमी के पीछे ऑन एन एवरेज 110 रुपए खर्चा होता है। कि हर आदमी के पीछे 110, तो एक के पीछे 110, तो 50 लोगों के पीछे कितना आएगा? 110 इंटू 50 करना पड़ेगा। दिस इज द एक्सपेंडिचर। आप सोचे ना, अगर मेरा लेट से मैं कोचिंग चला रहा हूं, मेरा एक बच्चे के पीछे 110 रुपए खर्चा आता है, और 50 लोग अगर मेरे क्लासेस में है, तो मेरा खर्चा कितना आएगा? 110 इंटू 50, ये आ जाएगा 5500। ये होता है टोटल बराबर पुट करो, ना कि पर हेड पुट करो। इफ समवन, ठीक है, ऑफर्स यू पर हेड वाला, सो मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ पीपल एंड यू विल गेट द टोटल। अगर देखो ना अभी 80 लोग, अगर 80 लोग आते हैं तो पर हेड खर्चा 80 रुपए आता है। तो देखो 80 इंटू 80 करो, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंटू पर हेड, तो 6400 होगा खर्चा अगर जब 80 लोग आते हैं। और जब 50 लोग थे तब खर्चा आता था 5500। अब देखो ये लॉजिकली बराबर साउंड कर रहा है। लोग बढ़ गए तो खर्चा थोड़ा तो बढ़ेगा सर, बढ़ गया ना। ये समझ कि भाई नंबर ऑफ लोग बढ़ेंगे तो खर्चा ऑब्वियसली बढ़ेगा। मे बी डबल हुआ तो डबल नहीं होगा, पर थोड़ा तो बढ़ना चाहिए। कम कैसे हो सकता है? ये आपको समझा सकता है कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूं। होप मैं ये समझाने में आपको कामयाब रहा। सवाल का मीनिंग अब बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या ही है करके, सेम बोरिंग आपको बता रहा हूं। इक्वेशन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करता हूं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वैल्यू है। तो देखो इसमें से माइनस करूंगा, तो 6400 माइनस 5500 becomes 900। f will get cancel and 80k minus 50k become 30k। सो k का वैल्यू आएगा 30। तो इनका कहना है एक आदमी के पीछे खर्चा आता है 30 रुपए, $30। अब k का वैल्यू हो गया, f का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। 5500 मेरा खर्चा आता है, फिक्स हॉल का रेंट प्लस 30 रुपीज पर कैंडिडेट के पीछे, ऐसे 50 कैंडिडेट के पीछे जाएगा 1500, वो उधर जाके माइनस होगा। तो इस दीदी का हॉल का खर्चा कितना आता है? $4000। हॉल इतना महंगा है उसका। कैंडिडेट को कोई खर्चा नहीं आता है। ओके, तो ऐसा एक बार आपको एफ मिल गया, के मिल गया, नाउ यू नो योर ड्यूटी। अब आपको देखो यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं करके, लगे तो मैं ग्रीन पेन यूज करता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इस कॉर्नर में लिख रहा हूं, राइट कॉर्नर। अब मेरा फॉर्मूला आ जाएगा कि जो टोटल मेज चलाने का खर्चा आता है ना, वो कैसा आता है? फिक्स रहता है 4000 आपको हॉल का रेंट, एंड $30 ओनली खर्चा होता है पर कैंडिडेट के पीछे। अब इन्होंने आपको क्या बोला है पता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। तो इस बार एन की वैल्यू नहीं दी, तो उसको एज इट इज एन रख दो। तो इधर ये 30 एन आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है। 4000 खर्चा है। तो इन्होंने बोला है कि अगर एन लोग होते हैं ना, एन लोग, तो $130 खर्चा आता है। तो मुझे टोटल खर्चा कितना होगा? अगेन सोचो, 110 लोग थे तो 50 लोग, सॉरी $110 जब आप पे करते थे, 50 लोग थे, तो आपने टोटल खर्चा कैसे निकाला था? पर हेड जो भी खर्चा है इंटू नंबर ऑफ पीपल। नाउ आई एम पेइंग पर हेड $130 एज मेरा एक्सपेंडिचर, और नंबर ऑफ लोग एन है, तो बराबर आपको टोटल खर्चा 130 एन लिखते आना चाहिए। एक आदमी का 130, तो एन लोगों का 130 इंटू एन आ जाएगा। बस अभी कैलकुलेशन करना है। 30 एन इधर जाके माइनस होगा, सो दिस बिकम 100 एन। इधर साइड में 4000 एज इट इज है, तो 2 जीरो कैंसिल और एन का वैल्यू 40 आ जाएगा। कोई आदमी अपनी समझ से भी बता सकता है कि जब 50 लोग था तो पर हेड खर्चा 110 था, 80 लोग थे तो पर हेड खर्चा 80 था। अब मैं $130 पे कर रहा हूं, 130 पर हेड, एक एक आदमी के पीछे 130 जा रहा है, तो मेरे पास 50 से भी कम लोग होंगे। कम लोग क्यों?
क्योंकि पर हेड खर्चा बहुत बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं समझे तो भी एन का वैल्यू 40 आ जाना चाहिए। होप ये समझाए करके। इतने एग्जाम्पल काफी है, एक्सरसाइज में 2-3 एग्जाम्पल और दिए हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरी। थैंक यू।